हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं दो TRE 3 का PRT का पेपर था। बहुत सारे भाई बहन का क्वेरी भी था मेरे पास और मुझे भी लगा कि मुझे इसका एनालिसिस, इसका सॉल्यूशन कराना चाहिए, जिससे कुछ आइडियाज़ और मिल जाएं। जो बच्चे नहीं देखे हैं, पेपर नहीं देख पाए हैं, उन लोगों को आइडिया लग जाए कि पेपर आ कहाँ से रहे हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चीज़ों को शुरू करेंगे। एक ही आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ कोई नया चैनल पे है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दे। ठीक है ना? चलिए, लाइक के लिए तो फिर मुझे कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो खुद आप लोग लाइक कर देंगे। ठीक है ना? वैसे ढेर सारा प्यार आप सब लोगों की तरफ से मुझे मिल रहा है। इसके लिए तहे दिल से आप सभी लोगों को धन्यवाद। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लैंग्वेज करेंगे, इसको थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे। मैं आपको पैसेज को समझा दिया करूँगा, बिल्कुल परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, फटाफट देखते हैं। कह रहा है कि पीपल आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग वर्बली एंड नॉन वर्बली। कह रहा है कि लोग हमेशा क्या करते हैं, मतलब हमेशा एक दूसरे से संवाद करते रहते हैं, या तो आप बोल करके या तो आप बिना बोल करके, मतलब मौखिक या अमौखिक रूप से। उसके बाद कह रहा है कि रिसर्च शोज दैट ओनली 7% ऑफ कम्युनिकेशन इज थ्रू द वर्ड्स। आपका जो रिसर्च है ना, ये दिखाता है कि केवल 7% ही ऐसे कम्युनिकेशंस होते हैं जो शब्दों से होते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि द रेस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस थ्रू द बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टेक्ट एंड द वेरियस सिग्नल्स वर्ड्स कैन नॉट कन्वे। उसके बाद जो भी चीज़ें बच जाती हैं, वो किसी से, उनका कम्युनिकेशन कैसे होता है? आँखों से होता है, शारीरिक गतिविधियों से होता है, अपने व्यक्तिगत अनुभव से होता है। इन सभी चीज़ों से क्या होता है आपका ये होता है। लेकिन ये शब्द जो होते हैं ना, आप इन चीज़ों को, शब्दों को व्यक्त नहीं कर सकते, केवल इन चीज़ों का आप सहारा लेकर के कम्युनिकेशन करते हैं। अ पर्सन शुड बी सेंसिटिव enough to understand as to how the communication is being received and the processed। जैसे क्या कह रहा है कि चलिए मैं पहले पूरा पहले एक बार पढ़ ले रहा हूँ, फिर मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ऑल कम्युनिकेशन शुड द सेंसिटिव टू आई मूवमेंट, पॉस्चर एंड द गेस्चर, स्किन कलर, ब्रीदिंग रेट एंड द फेशियल एक्सप्रेशन टू अंडरस्टूड द कम्प्लीटली। मेरी बात समझिएगा, हम क्या बोलना चाहते हैं। यहाँ से था, अ पर्सन शुड बी सेंसिटिव एनफ टू अंडरस्टैंड। एक इंसान को सेंसिटिव होना चाहिए एनफ टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, एज टू हाउ द कम्युनिकेशन इज बिंग रिसीव्ड, कि जो संवाद है ना वो किस तरीके से मतलब कैसे किया जाए, कैसे संचार को कैसे प्राप्त किया जाए, एक दूसरे की चीज़ से कैसे उनको प्राप्त किया जाए। ठीक है? और वो कितना संवेदनशील होना चाहिए, कि उसके बाद कह रहा है कि ऑल कम्युनिकेशंस, जो सभी के सभी जो संचार हैं, वो पूरी तरह से समझने के लिए हमारी इन सभी गतिविधियों का भी सहारा लेते हैं। जैसे आपका मोमेंट हो गया, पॉस्चर हो गया, जैसे आपका गेस्चर हो गया, मतलब हाव भाव, स्किन कलर हो गया, आपके त्वचा के रंग हो गए इस टाइप के, सांस लेने की दर हो गई, चेहरे की जो हाव भाव बनावट है, इन सभी चीज़ों से भी हम चीज़ों क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशंस करना चाहिए। ठीक है ना? ये मतलब इनके प्रति काफ़ी भाव संवेदनशील होते हैं। चलिए हम चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, केवल हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आप मेरे ख्याल से आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। कह रहा है कि वर्ड्स कम्युनिकेट करते हैं कितने %? अभी आपने बोला 7%, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है इसमें से कुछ नाउन्स हैं आपके पैसेज में, जैसे आपके नाउन्स क्या होते हैं, नेम, प्लेस, पर्सन, थिंग्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बॉडी और पर्सन्स हो गए। ठीक है ना मेरी बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, जो कम्युनिकेशंस इंक्लूड होने चाहिए, इसमें क्या क्या होता है? आई मूवमेंट होने चाहिए, ब्रीदिंग रेट होनी चाहिए, आपकी ब्रीदिंग रेट की छोड़ दीजिए, हाँ वो भी होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज भी होनी चाहिए। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी की तरफ बढ़ेंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि व्हाट्स द टू काइंड्स ऑफ द कम्युनिकेशन। सभी मैंने पढ़ा, मौखिक और गैर मौखिक, जिसको हम वर्बल और नॉन वर्बल का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये पैसेज किसके बारे में कहता है? ये पैसेज यही कहता है कि हमारा कम्युनिकेशन का नेचर कैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी की तरफ करेक्ट होगा इसका आंसर। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है, इसमें फिलअप करना है। कह रहा है कि हैड वी पंक्चुअल वी वुड हैव, या हैड लगाया तो यहाँ से वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं नहीं है, इसका मतलब कि ये पैसिव फॉर्म में जा रहा है।
पैसिव फॉर्म का मतलब कि यहाँ पर बीन लगा है तो कॉट लगेगा, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट बन रहा है। अगला देख लेते हैं, हैड के साथ वर लग नहीं सकता, ये भी करेक्ट गलत हो गया। हैड के साथ आर नहीं लगता, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया पैसिव फॉर्म है ये। पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करके बनाया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 7 की तरफ देखते हैं कि यू कैन नॉट डैश विद अदर पीपल। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब कैन नॉट लगा, यदि हम बी लगा देते तो ये पैसिव फॉर्म बन जाता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है, यानी ये वाला आंसर सही होता, बट ये गलत हो गया। उसके बाद यदि हम कांट बी लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कांट बी लगा रहे हैं तो थर्ड फॉर्म, यदि हमारा कांट लग रहा है तो आईएनजी फॉर्म लगेगी नहीं, ऑप्शन नंबर ए भी कट गया। और यहाँ पर भी आईएनजी लगी, ये भी कट गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ई होगा इसका सही। कह रहा है कि सिंस सी इज अ, फिर डैश कह रहा है सी हैज टू टॉक अलॉट। भाई टॉक अलॉट कौन करेगा, जो रेडियो जॉकी होगा वही तो। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं हिंदी लैंग्वेज की तरफ। मेरे ख्याल से ये पैसेज है, एक बार पैसेज मैं जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ, चलिए आपके साथ ही पढ़ूंगा। कह रहा है कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किए जाएं। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जनतंत्र के लिए एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज और परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र के व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार और निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का सोपान है। तो उसके बाद फिर यहाँ से दिया है कि पॉइंट है कि पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो रही है। बात सही है, लोग समझ रहे हैं कि हम बहुत एडवांस होते जा रहे हैं। लोग एडवांस को लेकर के आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, यदि आप थोड़ा सा भी अपने संस्कृति के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे तो। फिर कह रहा है कि चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था व्यवस्था से ही ऋषिकुल, गुरुकुल, आचार्यकुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज की लैडार मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज यदि कोई पुरातन संस्कृति विद्यार्थी संध्या वदन या शिखा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है तो वह अन्य छात्र उससे बुद्ध या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल सही बात है, यदि आप धोती कुर्ता अच्छे से पहन कर निकल जाइए तो बहुत सारे लोग आप पे खिल्लियां उड़ाएंगे, आप अपने संस्कृति का आपका मजाक बनाया जाएगा। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके परिश्रम के अंधा अनुकरण को प्रगति को मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश के सर्वत्र दृष्टिगोचर हो जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। हमको जीएस पे ज़्यादा ध्यान देना है। जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं, तो जनतंत्र के लिए अभी सबसे लाभकारी क्या होगा, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी। मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। अब राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा भी उन्हें पढ़ा है। राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा क्या है, तो ये है चरित्रवान व्यक्ति, अभी आपने पढ़ा है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं। इसकी तरफ बढ़ते हैं कि उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या है, तो उन्नत राष्ट्र के लिए प्रथम सोपान क्या है कि यही कि चरित्र निर्माण के लिए शैक्षणिक वातावरण या राजनीतिक कुशल दावपेच या जनता में सांप्रदायिक सद्भाव क्या होना चाहिए, आप बता सकते हैं। यह है भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, ये होना चाहिए करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्या कह रहा है कि अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है। किसका मजाक उड़ाया जाता है, अभी आपने पढ़ा है, यही अपनाया जाता है। यही किसका, 11 नंबर का आंसर क्या होगा कि भारतीय संस्कृति में जीवन आप बिता रहे हैं तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है, ये अभी आपने पढ़ा है कि जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति है ना, इसकी वजह से हमारी संस्कृति, हमारी भारतीयता की हीन भावना के कारण सब कुछ देखा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। मैं पहले उत्तर करा दिया हूँ, क्वेश्चन बचता है इधर कि चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है, तो चरित्र निर्माण के लिए परम आवश्यकता क्या है, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा 12 का। आपको कोई भी आंसर विदाउट आंसर की के वेरिफिकेशन के अलावा नहीं मिलेगा, सब वेरीफाई मैंने किया है, उसके बाद मैं आपके सामने लाया हूँ। जो भी मित्र, जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है और आपके सामने अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश भी करता हूँ, एग्ज़ाम ओरिएंटेड लाता हूँ।
फालतू की चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। मेरे आपने नोट्स देखा होगा, एनसीईआरटी की बाहर चीज़ें बिल्कुल नहीं पाएंगे। ठीक है ना। चलिए दूसरा पैसेज है, मेरे ख्याल से इसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लेंगे आप लोग। चलिए मैं पढ़ ही देता हूँ साथ साथ में, तो छोटा सा है ये कह रहा है कि विकास क्रम में पशुता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मनुष्यता हमारे युग युगांतर के अनवरत अध्याय से अर्जित अवमूल्य निधि। इसी से हम अपने पूर्व स्वप्न के लिए, सामंजस्यपूर्ण आदर्श के लिए और उदात्त भावनाओं के लिए प्राण की बाजी लगाते रहे हैं। जब हम ऐसा करने की शक्ति शेष नहीं रह जाती, तब हम मिथ्या दंभ के साथ पशुता, उसके बाद क्या कह रहा है कि वो लौट चलते हैं, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए न किसी पराक्रम की आवश्यकता है और न साधन की। हम अपने शरीर को निश्चेष्ट छोड़कर हिमालय के शिखर से पाताल की गहराई तक सहज की ढुढ़कते चले आ सकते हैं, परंतु उसे ऊंचाई के सहस्त्र अंशों तक पहुंचने में हमारे पांव कांपने लगते हैं, सांस फूलने लगेगी, आंखों में सामने अंधेरा छा जाएगा। कहने का मतलब क्या है? कुरीतियां, बुराइयां, दूसरे के प्रति सद्भावना नहीं, इन सभी चीजों को लेकर के सारी बातें की गई हैं। मनुष्यता पशुता का मतलब क्या होगा कि आप एक दूसरे के प्रति करुणानिधि नहीं है, आप करुणा का भावना एक दूसरे के प्रति नहीं है, तो आप पशु ही तो हैं, उसी के समान तो हैं। चलिए मैं ज्ञान बांटने तो नहीं आया, बट हाँ थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको रिलेट करके बताई जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मनुष्य पशुता की ओर कब लौटता है? जब वह मनुष्य का आदर्श भूल जाता है, या यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा कि जब वह जीवन में सामंजस्य की स्थापना के लिए प्रयास छोड़ देता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। नहीं 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 नहीं, अभी मैंने आपने पढ़ा कि मनुष्य पशुता की ओर कब लौटता है? जब वह मिथ्या दंभ से भर जाता है। सॉरी, ये नहीं होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। 16 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम 18 देख लेते हैं। प्रारंभ में मुद्रित अंश का आशय है कि, प्रारंभ में मुद्रित अंश का आशय क्या है? इसका आशय है कि युगांतर की साधना से मनुष्य पशुता के ऊपर उठकर मनुष्यता के गुण प्राप्त कर सकता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, ये हो गया था। चलिए 17 नंबर भी देख लेते हैं क्या कह रहा है कि पूरे अवतरण का सारांश क्या है? पूरे अवतरण का सारांश यही कहता है कि मनुष्य पशुता से बढ़कर है। यही इसका करेक्ट, एकदम करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभी आ गया ना बात ये कि मनुष्य मिथ्य दंभ के साथ पशुता की ओर लौट चलते हैं कब? जब सृजनात्मक कार्य करने की शक्ति नहीं रहती है तब। मेरी बात समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर ए। अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है, लेखक कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है? लेखक यही कहना चाहता है ना। अभी आपने देखा लेखक क्या कहना चाहता है कि मनुष्य का अर्जुन हिमालय पर बिल्कुल नहीं, ये तो बोला ही नहीं उन्होंने। मनुष्य से पतित होना पताल, ये भी बिल्कुल गलत है। मनुष्य प्राप्त करने में, मनुष्यता प्राप्त करने में पैर कांपने लगते हैं। मेरे ख्याल से अंतिम में ये तो कहा है, लेकिन पार्शियलिटी है कि ये कम है, इसलिए ऑप्शन नंबर आयोग ने ई मान लिया इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर ई ही करेक्ट होगा। 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है? अवतरण का मुख्य उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो उपयुक्त शीर्षक यह है कि पशुता बनाम मनुष्यता। क्लियर है ना, पशुता बनाम मनुष्यता। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। इस लोकोक्ति का सही अर्थ है, ये लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका है कि सिद्धांतहीन जीवन होना। सिद्धांत मतलब आपके लाइफ कोई सिद्धांत ही नहीं, कोई प्रिंसिपल ही नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। अपनाना क्रिया किस सर्वनाम से बनी है? अपनाना क्रिया सर्वनाम से बनी, यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है। ठीक है ना, ये तो आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23, हाँ थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है। रॉ का विवरण क्या है? तो पहली बार रॉ आपका वर्ष व्यंजन होता है। क्या होता है? रॉ, जिसमें आपकी जीभ थोड़ी सी टर्न करे। वर्ष लुंठित, ठीक है ना, मतलब मुड़ा होता है उसमें। सघोष का मतलब होता है कि वर्ण का पहला दूसरा, ठीक है ना, पहला दूसरा आपका होता है सघोष। अल्प प्राण में क्या होता है? 1 3 5 5, ये मतलब वर्ण का पहला वर्ड शब्द, दूसरा शब्द
और पांचवा शब्द ये आपका अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। तो पहली बात, दो ऑप्शन तो ऐसे कट जाएंगे और पार्श्विक वैसे ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ऐसे ही हो तो गया सही। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 24। साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सीता को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती है। तो जब मैं सीता की ओर देखता हूं तब मुझे रीता की याद आ जाती है। क्या ये सही है? आप लोग बताएं, क्या ये सही लग रहा है आपको? हाँ जी बिल्कुल, मुझे तो यही करेक्ट लग गया। तो ऑप्शन नंबर ए यही करेक्ट हो गया सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयत्न के आधार पर लौ क्या है? तो लौ को हम पार्श्विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौन सा व्यंजन है ये? पार्श्विक व्यंजन है। क्लियर है ना? फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। निराकार में उपसर्ग है। निराकार में क्या उपसर्ग है? कार और नीरा, मतलब नीरा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। करा कि कबीर वाणी के डिक्टेटर इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो ये जो विराम चिन्ह है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देख लेते हैं इसको भी। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। दोनों पदों की प्रधानता होती है ना। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं यति, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला नहीं हुआ था ना इधर। हाँ, मैंने आम ले लिया है। तो मैं का बहुवचन हम होता है, तो हमने आम ले लिए हैं। हमने आम ले लिए हैं, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, ये हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने जीएस वाले पोर्शन को। प्लीज़ सब लोग अब ध्यान से देखिएगा। हर एक क्वेश्चन को बारीकी से मैं समझाऊंगा, समझाने की कोशिश भी करूंगा। जो क्वेश्चन समझाने लायक होगा वही समझाया जाएगा, वरना फटाफट हम आगे बढ़ते जाएंगे। मैथ्स के सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे मिलने वाले इसमें। हम कोई भी क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाने वाली कोशिश करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से ये। तो जीएस वाले पोर्शन में स्टार्ट करते हैं 31 क्वेश्चन से कि ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या होती है? तो अंतिम प्रतीक क्या होती है? ज्वालामुखी फूटने के बाद से ऊपर से धुआरे निकलते हैं। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर क्या होती है? सी इसका आंसर है। एक फ्यूज, विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये है तापीय प्रभाव पे। चुंबकीय और रासायनिक तो होगा ही नहीं, यानी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। करा कि किसने कर की एक नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? तो वो थे आपके बिहार के संथालियों ने इसका विरोध किया था। उसके बाद करा कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो दादुर नहीं, बिल्कुल नहीं। मगरमच्छ ये भी नहीं है, मछली भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ई की तरफ बढ़ेंगे इसमें हम। इसमें से कोई भी ऑप्शन मेल नहीं खाता है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? तो बिहार का किसान नेता आपको पता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया, तो 1882, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सूखी बर्फ है जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस कौन सी होती है? तो वो होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 मैथ से क्वेश्चन है कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ये बताओ, 39 दर्जन बेच रहा तो 13 का लाभ है। इसका मतलब कि उसकी जो कास्ट प्राइस रही होगी वो 13 कम रही होगी 39 से, यानी इसकी जो सीपी रही होगी वो 39 माइनस 13 रही होगी। इसका मतलब 26 रही होगी। और लाभ मुझे हुआ कितने का? 13 का। तो 13 का लाभ हुआ कितने पे? लाभ हुआ है 26 रुपए पे ना। तो 100 पे कितना हो गया? यही तो पूछ रहा परसेंटेज। तो 13 दूना 26 और 2 से काट लेंगे 50। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 50%, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझा दे रहा है। 39 दर्जन आम बेचने पर विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ये भैया हम कह रहे हैं कि 39 बेच रहे हैं तब तो हमको 13 लाभ मिल रहा है। इसका मतलब कि लाभ हो रहा है, इसका मतलब कि हमारा कास्ट प्राइस इससे कम रहा होगा। तो 13 जो मिला होगा वही तो 13 कम रहा होगा। इसका मतलब कि 26 रुपये उसकी क्या रही होगी? क्रय मूल्य रहा होगा। उस 26 रुपये पर उसको 13 रुपये तो लाभ मिल जा रहा है, नहीं 13 आम उसको ज्यादा लाभ दे रहा है। तो 13 ऊपर 26 नीचे, मल्टीप्लाई 100, लाभ प्रतिशत निकालना है। आंसर सही है। समझ में आ रहा होगा? बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है तो केवल जंतुजात को, बिल्कुल नहीं, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। ऑप्शन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड्स किस फिल्म को मिला है? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन था उस टाइम का, ये करंट का क्वेश्चन है। ओपेनहाइमर। क्या है ये? ऑप्शन सी। ग्रीनविच माध्य सीमा, जिसको हम जीएमटी बोलते हैं, और भारत से कितने कितने घंटे आगे हैं? तो आपको पता है ना, 5.5 घंटे। कितने? 5.5 घंटे आगे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या है। इधर देख लेते हैं पहले कि पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के आधिकारिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? तो चीड़ के पेड़ आपके पर्वतीय क्षेत्र का पेड़ है ये, तो चीड़ के जंगल में ही तो पाए जाएंगे निवास। ऑप्शन नंबर ए सही। ओजोन के बारे में कुछ सत्य कथन है। कह रहा है कि यह उच्च तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल गलत जवाब। यह वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस, अस्थायी गैस है ये, बिल्कुल ये भी गलत है। मध्य मंडल में नहीं पाई जाती है, सेकंड वाले मंडल में पाई जाती है। ठीक है ना। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आंसर क्या है। कह रहा है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तभी आपको पता होगा CO2, कार्बन सॉरी CH4, मेथेन होता है CH4। ये आपका करेक्ट आंसर बी होगा। 22 अप्रैल को मनाई जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध किससे है? तो वातावरण से संबंधित है, हमारे वायुमंडल से संबंधित है। तो ये वातावरण से संबंधित जो भी जागरूकता है ना, उससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 46 नंबर पे आते हैं। 46 नंबर क्या कहता है कि कौन सा भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी होता है? ज्वालामुखी भूकंप? नहीं, भ्रंशमूलक। ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। भ्रंशमूलक भूकंप जो होता है ना, विनाशकारी होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो आपको पता है लॉर्ड इरविन से समझौता भी हुआ था। गांधी जी के इसी समझौता के आधार पर वो क्या किए गए थे, आप गए थे लंदन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपका केरल में। कितने? सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो सिलिकॉन वैली आप लोग कमेंट करके बताएंगे सिलिकॉन वैली कहाँ है। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अम्लीय वर्षा के प्रदूषक हैं। तो अम्लीय वर्षा के प्रदूषक कार्बन डाइऑक्साइड है, बिल्कुल सही है। जलवाष्प नहीं है। SO2, हाँ ये भी सही है। 2 ऑप्शन सही है इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि संग इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? ये त्रिस्तरीय होता है और इसमें सीलोमुही गुहा होती है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर ए बिल्कुल सत्य जवाब है। और ये जल संवहन नाल तंत्र होता है, ये भी ऑप्शन नंबर बी सही है। यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु होते हैं, बिल्कुल ये भी सत्य है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसमें डी क्या होगा? करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? जो प्राकृतिक संसाधनों से मुझे प्राप्त हो जाती है। तो कोयला, नाभिक ईंधन, पेट्रोलियम, सबके सब है ना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना। 52 का डी सही है। कह रहा है कि कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत तो वो होता है ना, जैसे सूर्य हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, इस टाइप कोई तो है ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट होगा। ठीक है ना। ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो पाड़िकर जी थे, बिल्कुल सत्य है। हृदयनाथ कुंजरू भी थे और फजल अली अध्यक्ष भी थे, ये तो पता ही है, ये अध्यक्ष ही थे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, ये दोनों के दोनों अंतःस्रावी है, लेकिन लैक्रिमल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। तो ये कह रहा है कि मुंबई, सहारनपुर, कलकत्ता, ये बिग सिटीज़ हैं। आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटी है मुंबई और कोलकाता, सहारनपुर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी।
अब कह रहा है एन एम का भाई है, यहाँ पर एन है, ये एम का भाई है। किसका भाई है? एन का, यहाँ पे भाई है। ठीक है, लगा दिया। के एम की बहन है, के एम की बहन है, तो यहाँ पे लिख देंगे के, जो बहन है उसको सर्कल करेंगे, सर्कल से दिखाते हैं के एम की बहन है। कह रहा है कि पी ओ का भाई है और ओ एन की बेटी है। एन कहाँ है? एन यहाँ है, बेटी है ना, एन बेटी हो गई। और इस, और क्या कह रहा है कि पी ओ का भाई है और ओ एन की बेटी है, ओ एन की बेटी, एन की बेटी है ओ, और पी ओ का भाई है, यहाँ पे हो गया आपका पी भाई है, ये भाई हो गया। कह रहा है कि पी का चाचा कौन है? पी का चाचा कौन है ये बताओ। ये तो कौन हो गया? ये पिता हो गया, ये माँ हो गया, तो चाचा कौन है इसमें बताइए भाई? कोई है ही नहीं है, ये तो फीमेल है और इसका तो दिया ही नहीं है, ये इधर रहता तो होता ना, तो ये इसमें से कोई आंसर ही नहीं होगा। वैसे ही क्वेश्चन को डिलीट भी किया गया है, आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कि बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन तथ्य सही है? मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, इसको आप लोग गूगल करिएगा। अब बिल्किस बानो के पूरे केस को, गुजरात का केस है ये पूरे केस को आप लोग जड़ से पढ़िएगा। वैसे मैं जो इसमें ऑप्शन उसको देख ले रहा हूँ। बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समय पूर्व दोषियों की रिहाई की चुनौती दी। बिल्कुल सत्य बात है, उनको छोड़ दिया गया था, तो इसलिए उनकी रिहाई की चुनौती दिया था। 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपया मुआवजा दिलाया था। हाँ बिल्कुल, ये भी बात सही है, गुजरात सरकार ने इनको 50 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया था। 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को समय पूर्व रिहाई करने के संबंध में आदेश को रद्द कर दिया। बिल्कुल बात सत्य है, तीनों के तीनों सही है। अब कह रहा है कि न्यायमूर्ति वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने निर्णय दिया। ये नहीं है, दूसरे हैं ये नहीं है आपके। ठीक है ना, मैं आपको बता दे रहा हूं कि न्यायमूर्ति कौन है इसमें। 1 मिनट टाइम दीजिए मुझे, 1 सेकेंड। आप लोग गूगल करिएगा ना, गूगल करके देखिएगा इसका जवाब कौन है। ठीक है ना, टाइम वेस्ट होगा ऐसे। चलिए, वैसे इसमें ऑप्शन जो है ना वो पूरा, ये डी ऑप्शन सही है, इसका करेक्ट आंसर डी है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया था? तो किसके लिए किया गया था आपका? मौसम विज्ञान के लिए कि दूरसंचार के लिए? बताइए, आप लोग करेक्ट आंसर का जवाब दीजिए। आप लोग भी थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। ये है आपका मौसम विज्ञान, क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना? उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त कर दिया गया था? ये था तेलंगाना। कौन था ये? तेलंगाना। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को अपसौर बोलते हैं और न्यूनतम दूरी को उपसौर बोलते हैं। ठीक है ना? लंदन में सर कर्जन क्वाइली की हत्या किसने किया था? तो ये मदन लाल धिंगड़ा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है कि ऑपरेशन बर्गा का संबंध पश्चिम बंगाल से है। डायरेक्ट आंसर मिल गया आपको, पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है क्या कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत, वायुमंडल में ऑक्सीजन का कौन सा? इसमें जंगल में पौधों का विश्लेषण कि समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण, कि घास के मैदान में पारिस्थितिकी तंत्र के पौधों का संश्लेषण? कौन सा इसका आंसर होगा भैया बताइए? समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद और उच्च स्रोत है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें देखिए, इसको लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत तरीके से लगाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक पार्ट को उठाएंगे। मैं आपको एक पार्ट को उठा करके समझाने की कोशिश करता हूँ।
इस वाले पार्ट को पहले उठाइए। देखिए नीचे लिखा है ना, ए है 18/5 प्लस अंडर रूट में 7। इस टाइप के क्वेश्चन को हम रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने का रूल ये क्या कहता है, इनको मल्टीप्लाई, जो नीचे वाला पद है ना, इस पूरे वाले पद को ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, सिंबल को चेंज कर देते हैं। यानी 5 प्लस रूट में 7 है तो इसको बोलेंगे 5 माइनस रूट में 7 ऊपर मल्टीप्लाई, और 5 माइनस रूट में 7 नीचे मल्टीप्लाई। ये बताओ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 18 गुणे 5 माइनस रूट में 7, और नीचे क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसका मतलब 5 का स्क्वायर माइनस रूट में 7 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 5 माइनस अंडर रूट में 7, नीचे हो जाएगा 25 में से, अब अंडर रूट में स्क्वायर करेंगे 7 का तो 7 होगा, और ये 25 तो नीचे क्या हो गया, 18 हो गया। 18 से 18 कट गया, इसका मतलब क्या बच गया, 5 माइनस अंडर रूट में 7। ठीक है ना। ये बताइए इसका वैल्यू 5 अंडर रूट में 7 आ गया। यहाँ पर आइडिया लगाइए, ये है इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब कि अंडर रूट में 7 फिर अंडर रूट में 3, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 7 में से 3 जाए 4, यानी ऊपर से ऊपर कट जाएगा, यानी सीधे इसके विपरीत वाला सिंबल इसके पास बच जाएगा। यानी पहले वाले में बचा मेरा 5 माइनस रूट में 7, इसको सॉल्व किया तो हो गया। दूसरे वाले को सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले का सिंबल को उल्ट माइनस। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3, फिर ये माइनस अंडर रूट 2 हो गया, फिर प्लस करके फिर अंडर रूट 2, फिर -1 हो जाएगा। ऐसे समझ रहे हैं मेरी बात, ऐसे होगा। देखिए क्या कहता है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, अब ये क्या बचता है, 5 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 4। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब। आप लोग अलग अलग पार्ट, जैसे मैंने इसको करके दिखाया ना, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, वैसे मैं ओरली बता दिया हूँ, ऐसे ही होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है, साइटोकाइनिन बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इंसुलिन, एस्ट्रोजन नहीं है। नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं, चलिए काउंट कर लेते हैं। वैसे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, काउंट कर लीजिएगा आप लोग। क्लियर है ना। आते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है किससे, तो दीर्घ पार्थिव विकिरणों से प्राप्त करती है। क्लियर है ना मेरी बात। अब आता है क्वेश्चन कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 पर घंटी की सुई कितनी डिग्री घूमेगी, ये बताइए। ये करा कि बार एक, आपको पता ना कि 1 घंटे में 30 डिग्री वाला मामला होता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये बताइए 5 घंटे में कितना बनेगा, तो 5 घंटे में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 डिग्री, तो यही बन गया। उसके बाद 10 मिनट, तो पहले 10 मिनट को चेंज कर लीजिए घंटे में, तो 10/60, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1/6 घंटा। इसको 30 से मल्टीप्लाई करिए तो 6×5 = 30, 5 मिनट ही हो गया। यानी टोटल कितना हो गया, 155 डिग्री का एंगल बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, 20 का करेक्ट आंसर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 71 की तरफ। 71 देखिए आसान क्वेश्चन है ये भी, पहले हम कर लेते हैं 68। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दर्शाता है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, नियुक्ति मतलब ज्वाइनिंग लेटर, चयन इसका मतलब सिलेक्शन हो गया, विज्ञान का मतलब नोटिफिकेशन आता है, आवेदन का मतलब फॉर्म फिलअप करते हैं। पहले क्या आता है, विज्ञापन आएगा ना, तो सब में है। तो देखिए पहले क्या है, 3 है, लास्ट में 2 है, 3 है। 3 देखते हैं, चयन, और 2 है नियुक्ति। नियुक्ति सबसे लास्ट में होगा ना, सबसे पहले क्या होगा, चयन होगा कि नियुक्ति होगा, नियुक्ति लास्ट में होगा ना, फाइनल स्टेज है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। डायरेक्ट लगा देते हैं। मोहन उत्तर की तरफ, देखो ये आपका है, ये मैप है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। कह रहा है कि मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चला, चलो यहाँ से मैंने 20 मीटर चला दिया। उसके बाद वो बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ गया, 10 चला, ठीक है, मुड़ गया बाएं की तरफ। फिर पुनः दाएं मुड़ा, अच्छा इधर ऊपर बढ़ा, दाएं बढ़ा, 20 चला, ठीक है। फिर यहाँ से दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, यानी दाएं तो इधर होगा ना 20 का, 10 का मतलब ये इसका हाफ आया, 20 चला था ये क्या कितना चला था, ये 10 चला था, हाँ 10 चला था। 10 और 10 इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये वाला पॉइंट,
यहाँ पे आ गया। दाएं मुड़ने के बाद से फिर यहाँ से कह रहा है कि 20 मीटर दाएं चला, फिर अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है ये बताओ। तो 20 तो यही चला है और 20 ये चला है, यानी इसका मतलब ऑप्शन कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। ठीक है ना, 71 का बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? तो आपको कहलाती है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट। इनमें से राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गु इंडी, ये तमिलनाडु में, ये तो सही है। भगवान महावीर बिहार, नहीं बिहार में नहीं है, भगवान महावीर गोवा में है, ये गोवा में राष्ट्रीय उद्यान है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। बलपक्रम मेघालय में है, ये सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं 73 की तरफ। 73 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4 3 9 12 लॉजिक क्या बनता है, 6 5 15 लॉजिक क्या बनता है, 2 3 75 लॉजिक क्या बनेगा। मैंने जो अपने लॉजिक से सॉल्व किया तो उसको ऐसे सॉल्व किया, 4 × 3 × 9 बटा 9, इससे काट देंगे 12 बना। दूसरा हम देखते हैं क्या रूल फॉलो होता है, 9 से डिवाइड करना मुझे, 6 × 5 × 15 बटा 9, 3 दूना 6, सॉरी 3 तरीके 9 और 2 3 6, 3 5 15 यानी 5 25 दूना 50, यानी ये करेक्ट बन रहा है। इसका मतलब यही रूल फॉलो कर लेंगे इसमें भी। तो 2 × 3 × 75 बटा 9, तो 3 तरीके 9, 3 से काटेंगे 25 बार में, 25 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कह रहा कि खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? तो क्या है पौष्टिक स्तर का नाम? तो ये है आपका उत्पादक। क्या है? उत्पादक। ठीक है ना, एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लीजिए आप लोग, नोट्स हम बनाए, सारे क्वेश्चन उसमें से मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। एससीईआरटी पे काम चल रहा है, जल्दी मिलेंगे आपको। बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो ये लिया गया था किसके? लॉर्ड हार्डिंग के। ठीक है ना, 1912 में इसको वापस लिया गया था, पता है? नहीं 11-12 में। जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, उसी प्रकार किसका संबंध बीमारी से बताओ। यदि सावधानी बरती जाए तो दुर्घटना नहीं होगा, तो यदि हम स्वच्छता बरतें तो बीमारी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी ऐसे सही हो गया। ठीक है ना, चलिए। कह रहा है सोनार तकनीक का प्रयोग क्या होता है? सोनार तकनीक का प्रयोग आपको पता है ना कहाँ होता है? जो पानी के अंदर वाली चीजों को, वस्तुओं को पता लगाने में होता है। पानी के नीचे पहाड़ियाँ कुछ भी हो, ये सही है। हिम सेल का पता लगाने के लिए, समुद्र की गहराई, ये सब के सब सही होंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक संख्या को 5% घटाया जाता है और 10% बढ़ाया जाता है, तो मूल संख्या से प्राप्त संख्या में कितने % की वृद्धि घटती बढ़ती है? आप इसको चाहें तो सीरीज मेथड से इसको लगा सकते हैं, या तो ऐसे भी लगा सकते हैं। मान लीजिए घटता है -5, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, a + b + ab बटा 100, इससे भी लगा सकते हैं। तो -5 घट रहा है, बढ़ रहा है +10, फिर माइनस, फिर प्लस होता है तो 1 - 1 प्लस माइनस हो जाएगा, फिर 5 × 10 बटा 100 हो जाएगा। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका, कट गया, ये हो गया नीचे 2 1/2, ये हो गया आपका 5 - 1/2, कितना हो जाएगा? 5 में से हाफ जाए कितना बचेगा? 4.5 बचेगा ना। तो 4.5 पॉजिटिव है ना ये, तो इसका मतलब 4.5% बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है, कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? मैं आपको बता दूं कि एक बिहार समाजवादी दल होता है, एक बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और एक केवल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी। तो जो बिहार वाला हुआ था वो 17 मई को हुआ था। 17 मई कब? 1934 को। किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। कब किया था? जब जयप्रकाश नारायण और मीनू साहनी जेल से वापस आए। जेल से वापस आने के बाद उन्होंने एक मीटिंग बैठाई। मीटिंग बैठाने के बाद से उन्होंने आपका बिहार सोशल समाजवादी पार्टी का स्थापना कर दिया। लेकिन इसके पहले बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हो चुकी थी। उसका जो डेट है वो अक्टूबर में है, लगभग 22-23 अक्टूबर।
22-23 अक्टूबर को आप पाएंगे बुकों में। तो 22-23 अक्टूबर 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। 1934 सही है, लेकिन अक्टूबर नहीं है, इसकी वजह से इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट ई आंसर होगा। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। मृदा का मलबार करना। पलबार का मतलब होता है जो मल्चिंग होती है, तो इसके लिए क्या होता है? खरपतवार को बढ़ाने से रोकने के लिए। ठीक है ना। मृदा की उर्वरता को स्वास्थ्य की बढ़ोतरी, ये भी सही है। मृदा की नमी को बनाए रखने में ये भी मदद करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन आता है, ये फार्मूले पे क्वेश्चन है कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में अविरत क्रमांक 25वां है। अविरत का क्रमांक 25वां है, अंत से उसका क्रमांक क्या है ये बताइए। उसका क्रमांक पूछ रहा है ना अंत से, तो 25वां तो है ही है, और अंत से पूछ रहा है, इसका मतलब n+1 एक ज़्यादा बढ़ जाता है, इसका मतलब 26वां इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसको देखिएगा, इसकी वैल्यू दिया है 67, तो जितना जितना डेसिमल बढ़ता जाएगा उतने उतने नंबर के अंदर डेसिमल भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पे इसका डेसिमल 2 है, इसका मतलब 2 डेसिमल का मतलब स्क्वायर करेंगे तो डेसिमल एक ही ना होगा, इसका मतलब इसका होगा वो 6.7। ठीक है, इसके लिए हम करेंगे ये डेसिमल, देखो डेसिमल के पहले 4 डिजिट में है। इसका मतलब है आप क्या लिखेंगे कि 0 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा 0 पॉइंट कितना होगा 67 ये होगा, यहाँ पे एक 0 लगा दीजिए। इसके लिए क्या होगा 6 है तो 3 होना चाहिए, 0.067। ठीक है ना, यहाँ पे 0 लगा दीजिए। यहाँ पे कितना 2 4 6 8 है, इसका मतलब 4 होना चाहिए, 0067। ठीक है ना, यहाँ पे आपका ऐड कर लीजिए, ये 7 हो गया, ये 7 6 13 हासिल 1, 7 6 13 1 14 हासिल 1, 7 6 13 1 14 हासिल 1, पॉइंट लग गया, ये 7 हो गया, 7.4437। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। 81 क्या कह रहा है कि भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, आयोग ने क्वेश्चन नंबर ई आंसर सही माना है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका सही है। देश में मतदाता स्थापित कागज लेखा परीक्षण विचारण VBPAT निम्नलिखित में किस वर्ष अस्तित्व में आया? इसका जो आंसर है वो है आपका 2013 में आया था। कब आया था? 2013। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ पढ़ते हैं। 86 हो गया, 86। हाँ, 86 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर ए। मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में किसके कारण होता है? तो वो होता है सीलियरी मसल्स के कारण होता है। कह रहा है इसमें बताना है कि इस समुच्चय का अनुसरण कौन कर रहा है, ये रीजनिंग क्वेश्चन है, तो बताइए कौन कर रहा है। चलिए बताइए कौन सा क्वेश्चन सही है इसमें। देखिए हमने जो सॉल्व किया है, हमने पहले इनको ऐड कर लिया है, इनको ऐड कर लिया तो 18 और 54 कितना हो गया? 72 हो गया। 72 में फिर 6 से भाग दे दिया मैंने, कितना हो गया? 12। क्या इस रूल से किसी का आ रहा है? इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 180। 180 में आप किससे डिवाइड करेंगे? इस 15 से। 15 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 12। यानी ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है करेक्ट आंसर। इसको मान लेते हैं, वैसे चेक कर लेते हैं इसको। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 70 होगा, 70 में 20 से डिवाइड ही नहीं जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो ये भी डिवाइड नहीं जाएगा। क्या होगा इसका? 4 2 6, 7 2 9 106, और 12 से डिवाइड ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ आते हैं। कारपेंटर में कौन से शब्द से अक्षर नहीं बन सकते? देखिए इसमें से कौन सा शब्द इसमें नहीं है? आई है, आई यानी ए वाला तो नहीं बनेगा। ए है, सी है, आर है, पी है, ई है, टी है, ये तो बनेगा। आर है, ई है, पी है, क्या डबल ई है? डबल ई है। एन है, एन भी है, टी है, टी भी है, ये भी बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बोल रहा है कि नहीं बनाया जा सकता है, इन्हीं शब्दों में से यूज करना आपको। तो इन शब्दों में से देखेंगे कौन से शब्द हैं इसमें मिल रहे।
क्वेश्चन नंबर 89, किस नदी के किनारे पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क की स्थापना योजना? ये बताओ, जो उसके पास नदी होगी वही तो होगी, हुगली नदी बहती है, हुगली नदी क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्ष में अपनी 7 गुनी हो जाती है, मतलब 1 से बढ़ करके वो 7 हो जाता है। इसका मतलब 6 बढ़ा ना, तो 6 क्या हो गया? ब्याज हो गया। ब्याज कितना हो गया? 6। हमको क्या बताया ना? दर। तो आपको पता है फार्मूला, दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय, यही तो होता है। ब्याज कितना है मेरा? 6 है, मल्टीप्लाई 100, नीचे क्या होगा? मूलधन कितना है? तो 1 है, 1 से बढ़ा था। समय कितना है? तो 24 है। 6 से काट लीजिए 4 बार, 4 से काट लीजिए 25, यानी इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 25% वार्षिक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना? अब देखिए, कह रहा कि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था। मान लीजिए आज क्या है? आज कोई भी दिन है। कह रहा है कि कल से, ये कल हो गया, ये सोमवार हो गया, सोमवार हो गया तो मंगलवार होगा, तो ये क्या होगा? बुधवार होगा। कह रहा है कि आने वाले कल का कितना दिन होगा? ये बुध बृहस्पतिवार, तो आने वाला कल, आने वाले कल का मतलब कल नहीं, आने वाले कल का अगला दिन, ये कल है, अगला दिन क्या है? ये है, तो बृहस्पतिवार, और ये क्या हो गया? शुक्रवार। ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का श्रृंखला का क्रम है? तो जब हम उत्तर से नीचे, दक्षिण से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ना, तो वैसे ही पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। और जब ऊपर से बढ़ेंगे तो ये नीचे से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है ना? और ऊपर से बढ़ेंगे तो PJLK, ऐसे याद भी कर सकते हैं आप। ये देखिएगा, इसमें से क्या ट्रिक अपनाया है? तो ये बताइए, 7 6 का कितना होता है? 42। 42 का लास्ट का यूनिट कितना है? 2। 5 3 कितना होता है? 15। लास्ट का यूनिट क्या है? 5। 5 दिया है। 8 5 40, लास्ट का यूनिट क्या है? 0। क्या दिया है? 0। तो वैसे ही 8 गुणे 6 48, लास्ट का यूनिट क्या होगा? 8। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्लियर है? किसमें टंगस्टन का प्रयोग होता है? तो आप लोग देखे ना, विद्युत जो बल्ब होता है उसमें टंगस्टन का प्रयोग होता है, जो फिलामेंट बनाया जाता है वो टंगस्टन का होता है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 97 नंबर देखते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। करेक्ट, चिड़ियाघर में दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 है और अन्य दिनों के लिए 332 है। ठीक है, यदि किसी 30 दिवसीय मतलब 30 दिन के लिए बोल रहा है कि पहला दिन रविवार है, मतलब पहला ही दिन रविवार है, इसका मतलब पहले दिन ही 680 आ रहे हैं, तो भाई 7वें दिन भी आएंगे, कितने आएंगे? 680 आएंगे। फिर 14वें दिन भी आएंगे, कितने आएंगे? तो 680 आएंगे। फिर कितने, 14 के बाद क्या होगा? 21वें दिन कौन से आएंगे? 680 आएंगे। फिर 7 जोड़ेंगे, 28वें दिन कौन से आएंगे? 680 आएंगे। इसका मतलब 680 मल्टीप्लाई 4, ये तो आएंगे ही। तो 0 8 चौको 32, 6 चौको 24, 3 27, 2720 हो गया। सॉरी 5 है ना ये, तो ये 0 8 5 40 और 6 5 30 और 4 34, ये 34 हो गया। 3400। अब ये जो बचा 332 बचा ना, एक महीने में 30 दिन में, तो हमने तो 5 तो रविवार निकाल लिया, 25 बचे, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कराइए। अरे एवरेज है ना, रोज एक है, रोज एक 332 आ रहे हैं, तो 25 दिन में कितने आएंगे? तो 25 गुणे 332, इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 8300। कितना होगा? करा लीजिएगा, 8300। इन सबको जोड़ते हैं, औसत कैसे निकालते हैं? कुल कुल जोड़ मतलब कुल योग, और नीचे क्या होगा? संख्या। तो कुल जोड़ कितना हो गया आपका? 8 3 11 12 7, यही होगा ना? 12 700, मेरे ख्याल से यही होगा। अरे डबल, 0 का 0, 0 का 0, 4 3 7 और 8 3 11, सॉरी 11,700। नीचे क्या हो गया? 30, इससे काट लीजिए इसको, तो 3 3 के 9, 3 9 27 और ये 0, कितना हो गया? 390। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया।
98 नंबर क्या कह रहा है कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का क्या कारण है? तो ये होता है लौटते हुए मानसून के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्या क्वेश्चन था, एक छूट रहा है ये वाला, यह कि आदित्य L1 लैंग्रेजे पॉइंट 1 पर 1 जनवरी 2024 को पहुंच गया। हाँ सही है। 7 पेलोड लगे हैं, सही है। आदित्य L1 में यान के डे के आग पर मैग्नोमीटर लगा, ये भी सही है। आदित्य L1 में विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफी 1440 पर, ये भी सही। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 के तरफ। देखिएगा क्या दिया है, 17 से 27 बढ़ा है ना, 17 से 27 10 बढ़ा है, 27 से 38 11 बढ़ा है, 38 से 50 12 बढ़ा है, ये 13 बढ़ा होगा, हाँ बढ़ा ही है। तो अगला क्या होगा, 14 बढ़ा है, तो 14 इसमें जोड़ लीजिए, 7 और 7 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। ये क्वेश्चन आपके सामने है कि उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या के वृत्त के क्षेत्रफल। इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 8 प्लस और कह रहा है कि 36 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग। इसका मतलब ये 36 पाई मीटर स्क्वायर जोड़ दो इनका मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, कह रहा है कि उस क्षेत्र का त्रिज्या के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। वृत्ताकार मैदान है ना, 102 वृत्ताकार मैदान है, इसका मतलब कि पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। पाई कॉमन ले ली, हर जगह से पाई कट गया, ये हो गया 64, ये हो गया 36 बराबर आर का स्क्वायर, यानी आर का स्क्वायर बराबर हो गया 100, यानी आर बराबर कितना हो गया 10। आर 10 हो गया, डी कितना होगा 20 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है। ये रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, उसको बोलते हैं डेजर्टिकोलस। क्या बोलते हैं उसको, डेजर्टिकोलस बोलते हैं। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है, सबसे उत्तम विधि है वन रोपण करना। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 तक 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। 23 लोग इसमें, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में कौन सा तथ्य उजागर हुआ। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो तथ्य को उजागर हुए हैं। ठीक है ना, ये सारे ऑप्शन उच्च जाति के 15.52%, अनुसूचित जाति के या जनजाति के 21%, पिछड़ी जाति के सबसे ज्यादा लोग हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। 1945 में, कब, 1945 में। भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी। आपको बता दें कोई भी भारत और जापान द्वारा सैन्य अभ्यास होगा ना, धर्म गार्जियन से ही संबंधित है। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनमें से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जाता है। ये सबको पता होगा, सिंघाड़ा, कमल की मखाना, कौन सा सही होना चाहिए इसमें। मखाना नदी में ही उगाया जाता है, पानी में उगाया था, नदी की बात कर दिया ना ये, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी इसमें से बहुत सारी तीनों हैं। ठीक है ना, कह रहा है इसमें से कि इसको इससे भाग देने पर प्राप्त। ये बताइए इसका फार्मूला आप लोगों को पता है क्या किसी को। a³ b³ + c³ - 3ab का जो फार्मूला होता है ना, 3-4 फार्मूले होते हैं इसके, लेकिन हमको इससे कोरिलेट करना है और अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन भी देखने हैं। तो इसका फार्मूला कहता है a + b + c बराबर, मल्टी ब्रैकेट में फिर a का स्क्वायर + b का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये होता है। और उसको भाग देना है किससे, a + b + c से। तो ये बताओ, ये कंप्लीट तो कट ही जाएगा ना, बचेगा केवल यही ना,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। वैसे भी क्वेश्चन आप लोगों में अच्छे अच्छे पूछे जा चुके हैं। 5 लड़के हैं एक पंक्ति में उत्तर की तरफ। चलिए हम 5 हैं, इनको उत्तर की तरफ बैठा देते हैं। चलिए 1 2 3 4 5, इन सबको हम उत्तर की तरफ बैठाए हैं। पी क्यू के दाएं हैं, पी क्यू के दाएं। चलिए यहाँ पे पी लिख देते हैं, पी क्यू के दाएं, यानी क्यू के दाएं है पी। ठीक है ना? ठीक है। कह रहा है कि पी क्यू के दाएं है, पी क्यू के दाएं हो गया। कह रहा है कि टी क्यू के बाएं, यानी कह रहा है कि टी क्यू के बाएं, यानी क्यू के बाएं ये हो गया टी, लेकिन आर के दाएं। इसका मतलब हमारा पोजीशन यहाँ पे नहीं हो सकता है। हम इसको यहाँ पे देखेंगे। यदि हम P यहाँ पे माने और Q यहाँ माने और T ये हो गया, और इसके कह रहा है कि क्या, लेकिन R के दाएं हैं। हाँ, R यहाँ पे बैठा देंगे, R के दाएं हो गया। यदि P S के बाईं तरफ है, P S के बाईं तरफ है, यानी S बाईं तरफ हो गया P, तो कह रहा है उन सब में मध्य में कौन है? तो मध्य में कौन है? Q। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना? चलिए मैथ क्वेश्चन है 110 नंबर, देखते हैं क्या है ये। आसान क्वेश्चन ये भी है, पढ़ते हम। सॉरी, आसान तो बोल रहा है लेकिन सबके लिए आसान नहीं हो सकता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषयों की एक परीक्षा है जिसमें पूर्णांक हैं 120, 140 और 100। एक बच्चा ने 40%, 55%, 45% प्राप्त किया है। विज्ञान में कह रहा है कि उसने 180 अंक का पूर्णांक है, तो उसको विज्ञान में कितने अंक पाए कि चारों विषयों को मिलाकर के उसका संपूर्ण 60% का अंक बन जाए? ये बताइए। पहले बात, टोटल पूर्णांक कितने होंगे? 120, 140 और 100, और चौथा सब्जेक्ट 180। इन सबको जोड़ लीजिए, 0 हो गया। 4 2 6 8 14 के 4 हासिल 1 हो गया, 1 और ये 4, 540 हो गया। क्या ये 540 हो गया? 540 उसको 60% मार्क्स लाना है। चलिए 60% मार्क्स देखें कितना होता है। काट दीजिए इसको, इससे काट दीजिए। 6 चौके 24, 6 5 30 और 2 32, मतलब 324 मार्क्स लाना है। लेकिन वो मार्क्स कितना लाया है ये बताइए। 120 का वो 40% लाया है, इसका मतलब कि 48 नंबर लाया इसमें। उसके बाद फिर 140 का 55% लाया है, इसको इससे काट लीजिए। 7 दूना 14, 5 दूना 10, 5 इसको कटे 11, 77 नंबर इसमें ला दिया है। उसके बाद एक और है आपका 100 में 45%, किसका मतलब 45 मार्क्स इसमें ला दिया है। ये 45, ये 48 और ये 77, इन तीनों को जोड़ी कितना हो रहा है? तो ये हो जाएगा 8 5 13 7 20 और 4 4 8 7 15 और 2 17, यानी 170 नंबर तो पाया है, और उसको पाना है कितना? 324। तो जो नहीं पाया वही तो विज्ञान में ही पाया होगा, है कि नहीं बात सही? तो इसका मतलब कि यदि हम 324 में से 170 को माइनस करें तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12 में 7 जा 5 और 2 में से 1 यानी 154 नंबर इसको कितना पाना होगा 180 में, तब जाकर के 60% मार्क्स होगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कह रहा है क्वेश्चन कि पद्मश्री उषा किरण खान की निम्नलिखित उपलब्धियां थीं, इसकी उपलब्धियां कौन थीं? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही है, एक से अधिक। भारत भारती 2019, मैथिली कांचही बास, हिंदी अनुत्तरित प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये सब के सब उनकी उपलब्धियां हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में पी का विपरीत अक्षर कौन सा है? तो पी का विपरीत अक्षर कौन सा है? के होगा क्या? आप लोग बताइए, के होगा? हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? वेरी फेमस क्वेश्चन, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री थे जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था? नरसिंहा राव थे क्या? ऑप्शन नंबर ए की तरफ बढ़ेंगे, पीवी नरसिंहा राव जी थे।
लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सहोपाकारिकता। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी जो जंग लगता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको? फेरस नहीं, फेरिक एसिड बोलते हैं। 117 नंबर आसान क्वेश्चन है। आयत का क्षेत्रफल, इसका मतलब L इंटू बी की वैल्यू दे दिया है 30। परिमाप, इसका मतलब कि 2L प्लस बी की वैल्यू दे दिया है 26, 2 से काट देंगे 13, यानी L प्लस बी की वैल्यू दे दिया 13। ये बताइए क्या होना चाहिए इसमें? L B को जोड़ दें तो 13 हो जाए और मल्टीप्लाई कराएं तो 30 हो जाए। तो यहाँ दिख रहा है ना 10 और 3 का है मल्टीपल ये। तो लंबाई कितनी होगी? तो लंबाई जो बड़ी होगी वही तो होगी, यानी 10 इसका आंसर होगा। ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड से भी हो गया, कर भी सकते हैं वैसे भी आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं? तो ये कौन से हैं? यांत्रिक ऊतक का प्रभाव है कि वायुतक है? ये सबके सब हैं, सबके सब इसके करेक्ट आंसर हैं, ये सबके सब, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 121 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 121 नंबर क्या कहता है कि भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं क्या है इसमें सही। कि भारत की विदेश नीति शांति एवं अहिंसा पर आधारित है। हाँ सही है। पंचशील सिद्धांत शांति हेतु भारत के दृढ़ निश्चय का परिणाम है। हाँ बिल्कुल सही है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से भी एक है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? किसको पता है? जिसको भी पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि कारगिल किस नदी किनारे स्थित है। इसमें बहुत डाउट क्वेश्चन है ये। आप लोगों ने शायद इस नदी का नाम नहीं सुना होगा, सुना भी होगा बहुत सारे लोगों ने जो पढ़ाई करते होंगे। सुरु नदी। कौन सी नदी है ये? सुरु नदी, छोटी नदी है ये। सुरु नदी कारगिल इसी नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 119 नंबर। 119 क्या कहता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय क्या है? यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। क्लियर है ना मेरी बात? चलिए आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वाहनों के लिए साइड ट्रैफिक देखने के लिए, आपको पता है ना उत्तर लेंस का यूज किया था साइड की चीजों को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 123 है कि ए एक काम को 15 दिन में, चलिए ए को 15 दिन में करा दिया, बी को 8 दिन में करा दिया और बी और सी मिलकर के 4 दिन, यानी बी और सी ने मिलकर के 4 दिन। ए और सी, पहले बात की सी की वैल्यू, सी क्या निकालिए अलग से पहले। इन तीनों कैल्शियम लीजिए कितना होगा? 15, 8, 4 कैल्शियम कितना होता है? 8 चौको 40, 120 होगा मेरे ख्याल से, है ना। 120 का मतलब 8 होगा, ये 15 होगा और ये कितना होगा? ये 30 होगा। अब ये बताइए बी और सी की एफिशिएंसी 13 है, 30 है और बी का 15 है, तो सी की एफिशिएंसी 15 होगा कि नहीं होगा? जब 15 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो 120 कितना होगा? 8 दिन में होगा। बात समझ में आ गई नहीं भाई? अब ये बताइए, कह रहा है कि ए और सी मिलकर के x दिन, तो ए की एफिशिएंसी कितना है? ए 8 है और सी कितना है? तो सी मेरा 15 है। ये दोनों लोग मिलके x दिन में करते हैं, तो ये बताइए ये 120 हो गया, तो ये 8 हो गया, 15 हो गया, यानी 120/23 हो गया x। और ये 120/23 हो गया है। अब फिर क्या कह रहा है? ये ए और सी का था, सी है और ये ए है। फिर क्या कह रहा है? ए और बी, तो ए है आपका 15 और बी है 8, इनको 120, ये 8 और ये 23, इसका मतलब ये भी 120/23 हो गया, दोनों सेम हो गए। तो x/y पूछ रहा है, तो ये बताओ
120/23 और 120/23 को करेंगे तो एक ही तो आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 124 नंबर। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों और उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न किन मुद्दों का सामना किया था? तो सामाजिक और आर्थिक रूपांतरण के लिए अन्न की कमी बिल्कुल उस समय थी ही, पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, हिंदी विरोधी आंदोलन चल रहे थे, तो ये सब के सब चल रहे थे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इधर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला है। तो भाई घास को कौन खाता है? हिरण खाता है। हिरण कौन खाता है? बाघ खाता है। ऑप्शन नंबर यही मिल गया। घास को मछली नहीं, मछली को गाय तो है ही नहीं। घास को खरगोश, हाँ भी मान सकते हैं, लेकिन खरगोश को हाथी, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। बिहार में बहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। पटना मुख्य केंद्र था। क्वेश्चन आप देखेंगे एनसीईआरटी उठाएंगे कक्षा 8 की एससीईआरटी, उसमें दिया हुआ है ये। उसका वीडियो लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट है, देखते हैं क्या है। करक किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का आयोजित करने की अनुमति दी है? ये कौन सा है इसका करेक्ट आंसर? ये है आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन, तुर्की, स्वीडन और इटली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। आपको पता है दिल्ली में है, दिल्ली में आपका लौह स्तंभ स्थित है। ठीक है ना। उसके बाद आपका है कि भारत वर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण के निम्न किस वर्ष से आरंभ हुआ था? ये सबको पता होगा। 1991 के बाद एलपीजी आपका स्टार्ट हुआ था। एलपीजी फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है ना। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण एसपीएम का उपयोग, एसपीएम का तात्पर्य क्या है? एस से सस्पेंडेड होता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, तो निलंबित कणिका तत्व। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 131 नंबर। 131 नंबर है कि ब्रह्मा समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। तो ये आप जानते हैं ना, ग्रामीण में तो था ही नहीं, ये शहरी शिक्षित जो वर्ग थे ना, बड़े वर्ग, उनमें ही ये प्रभावित था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही है। अभी ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम को इस वर्ड में लिखा है तो उसी कूट भाषा में इसको किस में लिखेगा ये बताइए। ये पी है, पी को दूसरे नंबर पर ले गया है, तो आपका एन को दूसरे नंबर पर ले गया, यानी ये कट गया, और एम को पहले लाया, इसका मतलब कि एस को पहले लाया, एन को दूसरे पर रखा। ठीक है ना, एस एन। ठीक है, जरा पीछे से भी चल सकते हैं। 1 2 3 चौथे नंबर पर बी है, लास्ट में लाया है। 1 2 3 4 चौथे नंबर पर बी है, लास्ट में लाया है, तो ये तो होगा ही नहीं, कट गया। ऑप्शन नंबर ई क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड आपको तगड़ा काम करेगा। हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? तो यह है भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ। 135 कहता है, एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 2a और 2b है, इसका परिमाप क्या होगा? आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। 4a स्क्वायर इज इक्वल टू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। a आपका भुजा है और d पहला विकर्ण है, d2 दूसरा विकर्ण है। इसका मतलब 4a का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर होगा। यहाँ पे आप भुजा मान लीजिए, भुजा का स्क्वायर, यहाँ पे यस मान लीजिए, s का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर 4a स्क्वायर ये हो गया, और ये हो गया 4b का स्क्वायर। यदि हम 4 कॉमन लेंगे तो 4 सब जगह से कट जाएगा। इसका मतलब साइड का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसका मतलब हम साइड की बात करेंगे तो अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होगा। ठीक है, हमको बताना है परिमाप। तो परिमाप क्या है? समचतुर्भुज क्या है? एक रोम्बस होता है, रोम्बस की सभी साइडें आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं।
तो बराबर होती है, इसका मतलब ए सब बराबर होगा, साइड 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 साइड। इसका मतलब परिमाप 4 गुणे साइड होगा, तो 4 गुणे साइड कितना है, तो ए स्क्वायर अंडर रूट में बी स्क्वायर है ये। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को मैथ में बहुत तेज फास्ट पढ़ा दे रहा हूँ, तो मेरे बट मेथड हमारा सही होगा, आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को, थोड़ा सा फास्ट होगा मेरा मैथ। कह रहा कि कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था। तो ये जो कुकी समुदाय के लिए आरक्षित नौकरियों में मैतेई समुदाय को हिस्सा देना सही है, मैतेई समुदाय को पास के संसाधनों में कमी, मैतेई संसाधनों की जनजाति का दर्जा देना, ये भी सही है। मुझे इसके बारे में डाउट है बट मैं मान लेता हूँ ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी डी ऐसे भी हो गया, तो सही हो गया। तो 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया था। उसका नाम था सुदर्शन सेतु। क्या नाम था उसका, सुदर्शन सेतु। ठीक है ना। आते हैं हम फाइनल की तरफ लाएं। अब 137 की तरफ बढ़ते हैं। अभी मेरे ख्याल से ये रिपीटेड क्वेश्चन है 137 नंबर कि एक खास श्रृंखला में कौन सा पोषक स्तर का सबसे ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है। तो वो उत्पादक हमने पढ़ा था अभी। इसमें देखते हैं कि ये दिया है 2x + 3y/77। इसमें तो इस वाले x वाले को पहले एक बराबर कर लीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराइए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कराइए, तो ये हो जाएगा 6x + 3y बराबर 3y, इसको मल्टीप्लाई कराना 3 से 9y। ठीक है, बराबर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 231 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 6x + 4y बराबर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 और 7 दूना 14, माइनस कर लीजिए, कट जाएगा ये 9 में से 4 जाए 5y बराबर, माइनस कर लीजिए, 11 में से 6 हो जाए 5, 12 में से 4 जाए 8। इसका मतलब y की वैल्यू 17 हो गया। इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, ये देखिए भैया, इसको पूरा मिला लीजिए आप 2x + 3y वाले वैल्यू में पुट करिए, तो 17 दूना 34 प्लस 3y बराबर 77। तो 3 किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू निकली है ना, सॉरी ये y की वैल्यू निकली है, y की, तो y की वैल्यू पुट करिए। वैसे ऑप्शन नंबर सी ही होगा इसका आंसर 141 का। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी ही होगा, वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, इसमें देख सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट देखते हैं हम कि 138 नंबर पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देगा। ये देखो, नीले को ब्लू बोलते हैं, रेड में बदल देगा। तो BRB पढ़े होगा आपने, BRB का मतलब ब्लू टू रेड, वो क्या होता है, बेस होता है। बेस का मतलब क्या होता है, क्षार। ब्लू टू रेड, नीले लिटमस को लाल में बदल देगा, ब्लू टू रेड में बदल देगा, तो वो कौन सा होगा, बेस होगा। इसमें बेस बताइए कौन सा है, उससे बताइए बेस कौन सा है। सिरका है, सिरका तो एसिडिक नेचर का है, हाँ? बेकिंग सोडा का घोल और वॉशिंग सोडा का घोल, ये थोड़ा सा बेसिक नेचर के होते हैं, बट ये आपका ऑप्शन नंबर बी ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपके आंसर की में। ठीक है, चलिए ये मान लीजिए। एक होता है ABR और एक होता है BRB, एसिड। अच्छा वो सॉरी मैंने ही गलत बता दिया। ABR मतलब एसिड जो होगा वो ब्लू टू रेड बनाएगा और बेस जो होगा वो रेड टू ब्लू बनाएगा। ठीक है ना, तो इसमें रेड टू ब्लू तो बना नहीं रहा, वो ब्लू टू रेड बना रहा है, यानी नीले लिटमस को लाल बना रहा है। इसका मतलब एसिड, और एसिड एक ही क्या है, सिरका है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी। माफ़ी चाहते हैं, हमसे ही गलत हुआ था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं। ये है आपका, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया। इसको बोलते हैं 42वें संविधान संशोधन, इसको मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं, शायद आप लोग पता होगा। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है।
किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? तो तिब्बत और ताइवान दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। कह रहा है कि बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो मेरे ख्याल से दामोदर घाटी नदी परियोजना ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो उनको क्या बोलते हैं? कृषि वन कहलाते हैं। कृषि वन कहलाएंगे? नहीं, सवाना बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सवाना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 145 की तरफ। 145 क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में आपको पता है A.O. ह्यूम ने किया था। इस पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ई, A.O. ह्यूम ने किया था। ठीक है ना। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या अधिकतम संकेंद्रण है? वो है आपका मिजोरम। किस में है? मिजोरम में। सबसे ज्यादा मिजोरम में है। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पर्यावरण किस में पाए जाते हैं? थोड़ा सा डीप क्वेश्चन हो जा रहा है आप लोगों के लिए। इसमें संख्या पिरामिड भी आता है, जीवभार भी, बायोमास भी आता है, ऊर्जा पिरामिड, तीनों के तीनों में आते हैं ये। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका डी होता है। ये आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है a+b का होल स्क्वायर -2ab। तो ये बताइए, जब इसको आप तोड़ेंगे तो ये इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। ये a है, b है, क्योंकि सेम है। ये दो अंदर रखिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर लिखा है -2ab। तो -2ab से 2ab कट गया ना। तो नीचे क्या है मेरा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है, ये इससे कट गया पूरा। बचा क्या मेरा? केवल दो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत जनमानस को अनुमति देता है। भारत किसकी जनमानस को अनुमति देगा? तो ये ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार, कुछ मूल अधिकार रखने की अनुमति देता है ये। उसके बाद है और भी क्वेश्चन है क्या इधर? हाँ नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु, बहुत फेमस क्वेश्चन है। अटल सेतु नई और पहली बात यहाँ से कि मुंबई और नई मुंबई की जोड़ती है। कुल लंबाई इसकी लगभग 21.8 किलोमीटर की है। ऑप्शन नंबर बी करंट का क्वेश्चन है ये। आप लोग करंट 6 महीने का मैक्सिमम तैयार कर लीजिए, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम कितना भी होना चाहिए, मिनिमम आपका 6 मंथ का करंट होना चाहिए। 6 मंथ, लगभग 6 से 8 मंथ के करंट से ही सारे के सारे क्वेश्चन आपको बनने के चांसेस पूरे हैं। इसके लिए आप स्पीडी फॉलो कर सकते हैं, एडुटेरिया फॉलो कर सकते हैं, यही दोनों सफिशियंट है। या तो किसी यूट्यूब चैनल का जो अच्छे पढ़ाते हों उनका जो मैराथन चलता है वो मैराथन को भी आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से बुक पढ़ें तो और बेहतर होगा, टाइम कम और ज़्यादा कंसंट्रेशन आएगा। तो स्पीडी आप ले सकते हैं, और मेरे ख्याल से करंट पढ़ते भी रहना चाहिए, और यदि नोटिफिकेशन आ गया तो और थोड़ा सा उसमें जल्दी जल्दी तेज़ से पढ़ा जाएगा तो और अच्छा बेहतर होगा। तो हम यहीं पे 150 क्वेश्चन पीआरटी का कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि आपको किसी भी क्लास का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, किसी भी पेपर का, प्राइमरी का, या प्राइमरी की तो मैंने TRE 3 करवा दिया, TRE 2 भी करवाएंगे, TRE 1 भी करवाएंगे। 6 to 8 का जिस सब्जेक्ट का चाहिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जो भी भाई बहन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर कर दें यार। इतनी मेहनत के लिए, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं तो प्लीज़ इतना तो बनता है। चलिए अपनी सेशन कहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।